नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो समुद्र है उसके अंदर हम गोते खाकर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक बहुत ही पुल भी कह सकती हूँ कि एक ब्रिजिंग मैं कहूँ कि वीडियो है उसके अंदर आज हम यहाँ पर आप सबके साथ मैं कहूँ कि रूबरू होने के लिए खड़े हैं। तो ब्यूटीफुल सा जो एक पड़ाव है वहाँ पर हम खड़े हैं और इससे पहले हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज, एक्टिव डिवाइसेस, पैसिव डिवाइसेस, डायोड्स और डायोड क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसकी फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स, उसकी रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स और ब्रेकडाउन मैकेनिज़म्स क्या रहते हैं, कैपेसिटेंस क्या होती है और डायोड के अंदर कैपेसिटेंस का क्या रोल है। ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। अब हम डायोड के एप्लीकेशन पार्ट पर हैं कि हम उस डायोड को यूज़ कहाँ पर करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम लोग ज़ीनर डायोड को एज वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। So today we are going to discuss the very important topic for चाहे वो आप +2 के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप ग्रेजुएशन, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और इसके अंदर से क्वेश्चन हमेशा बन के आता है। येस, वी आर हेयर टू डिस्कस नन अदर देन रेक्टिफायर्स। तो आज हम बात करेंगे रेक्टिफायर्स की। हम लोगों ने जो कहानी की नई शुरुआत करी है या मैं कहूँ कि दूसरा अध्याय जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के गीता का जो आज खोलने जा रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे रेक्टिफायर्स की। अब रेक्टिफायर क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ रिमाइंड करवा दूं कि हमें पता है कि जो करंट है वो दो टाइप का होता है, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस और रिवर्सेस इट्स पोलैरिटी ऑन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम और पेरियोडिकली वो चेंज करता रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट करंट की जो पोलैरिटी है वो सेम रहती है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहती है, सो कंटिन्यूटी उसके अंदर मेंटेन रहती है। बट जो इलेक्ट्रिकल पावर है इन थर्मल प्लांट्स दैट इज़ जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एसी। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो रेक्टिफायर्स के बारे में, रेक्टिफायर्स की बात मैं बाद में करती हूँ, हम लोग डेफिनेशन इसकी अभी समझाएंगे। आपको जैसे जैसे एग्जाम में लिखना होता है, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं बोलती चली जाऊँगी, आप लिखते जाइए, आपके नोट्स बन जाएंगे। सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी हैविंग नोट्स और मैं कहूँ कि ब्यूटीफुल नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। तो आपको सबसे पहले रेक्टिफायर की इंट्रोडक्शन देनी होगी कि इनकी ज़रूरत क्या है और ये करते क्या हैं। सो यू विल फर्स्ट राइट दैट इलेक्ट्रिकल पावर इन थर्मल प्लांट्स इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ AC. It is transmitted and distributed in the form of AC because it is easy to transmit alternating current by stepping it up or stepping it down with the help of transformer. कि इतनी बात कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों को ये पता है कि जो पावर स्टेशंस हैं वहाँ से जो पावर आती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल लेवल के लिए हो, वो हमें अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है। बिकॉज अल्टरनेटिंग करंट के अंदर चेंजेस करने आर क्वाइट ईजियर एज कम्पेयर टू डायरेक्ट करंट, क्योंकि वो खुद से पहले ही चेंज हो रहा है। सो उसको मैनिपुलेट करना डायरेक्ट करंट के बजाय आसान है। हम लोग ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको स्टेप अप कर सकते हैं, वोल्टेज चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करके हम चाहें तो उसकी वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। सो मैनिपुलेशंस जो है, टेलरिंग है, वो अल्टरनेटिंग करंट में आसान रहती है। दैट इज़ वाई जो पावर स्टेशंस हैं वो पावर हमें अल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में सप्लाई देते हैं। बट लॉट ऑफ डिवाइसेज इन आवर हाउस होल्ड और डोमेस्टिक पर्पजेज विच वी यूज़ आर रनिंग ऑन DC। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि हमारे घरों के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं जो DC पर वर्क करते हैं। तो यही आपको एग्जाम में भी लिखना है। पहले आप लिखेंगे कि हम लोगों को AC की सप्लाई करी जाती है, फिर आप लोग बात करेंगे बट लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वर्क ऑन DC पावर सप्लाई जस्ट लाइक ड्राई सेल्स, बैटरीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर एनी पर्पज़, चाहे वो हमारे घर के इन्वर्टर्स हों, चाहे मैं कहूँ कि
लैपटॉप्स की बैटरीज हों, हमारे फ़ोन की बैटरीज हों, ये डीसी ऑपरेटेड अप्लायंसेज हैं, बहुत सारे ऐसे हैं. नो डाउट दे आर पोर्टेबल एंड रिपेयर फ्री बट देयर वोल्टेजेस आर लो, सो दे नीड फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट एंड दे बिकम एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल डीसी पावर सप्लाईज. अब होता क्या है कि हम लोग कहते हैं कि बैटरीज़ को यूज़ कर लीजिए, लेकिन क्या होता है कि बैटरीज़ को ओवर द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग को रिप्लेस करना पड़ता है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है. तो कंटिन्यूटी के अंदर जो डीसी सप्लाई की जाती है उसके कंपैरिजन में जो ये ऐसे सोर्सेज हैं ड्राई सेल्स बैटरीज जो हमारा पर्पज़ सॉल्व करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं हो सकते, इनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो कहने का क्या मतलब है कि इट मीन्स इनको डीसी चाहिए और पीछे से एसी आ रही है. सो वी नीड इंटर कन्वर्टर, हमें एक मीडिएटर, हमें एक मध्यस्थ की ज़रूरत है जो इस कन्वर्जन को करेगा, और वही होता है रेक्टिफाई करना, मतलब किसी चीज़ के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना अकॉर्डिंग टू आवर नीड, उसके अंदर कुछ सुधार करना. तो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने वाला जो सर्किट होता है उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर. So the circuit which converts alternating current into direct current is called a rectifier. अब सेमीकंडक्टर डायोड को भी हम एज रेक्टिफायर यूज़ करेंगे, लेकिन हम पहले बात करेंगे कि ये जो रेक्टिफायर्स हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एंड अनदर वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर FWR से डिनोट किया जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर HWR से डिनोट किया जाता है. सो फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर. अब बात आ जाती है कि होते क्या हैं, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है. फुल वेव नेम से ही क्लियर है, हमें पता है कि जो भी सिग्नल्स हैं वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ऐसे अगर हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करेंगे और मैं इनपुट, मेरा जो भी सर्किट है उसके अंदर ये इनपुट दूंगी, आउटपुट मुझे डीसी में चाहिए. अगर तो ये दोनों साइकिल्स जो हैं, ये दोनों साइकिल्स ही डीसी में कन्वर्ट हो जाएं, एक ही साइड की पोलैरिटी पर आ जाएं, और तो हम कहेंगे कि वो जो डिवाइस है वो फुल वेव रेक्टिफायर है. लेकिन अगर हाफ ऑफ द साइकिल के दौरान ही हमारा डिवाइस काम करे और बाकी हाफ साइकिल के दौरान वो काम ही ना करे, उसके साथ पंगे ना ले, कोई छेड़खानी ना करे, तो ऐसे डिवाइस को हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं. तो आज हम पहले अपनी आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर की, एंड वी विल बी डिस्कसिंग हाउ अ सेमीकंडक्टर डायोड वर्क्स एज हाफ वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर की कहानी को हम अगली वीडियो में लेकर जाएंगे. नाउ लेट अस डिस्कस सेमीकंडक्टर डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. तो आप उससे सबसे पहले आप बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की. सो अ सर्किट विच कन्वर्ट्स ओनली वन हाफ ऑफ इनपुट AC टू आउटपुट DC इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. तो हमें सबसे पहले बात करनी है हाफ वेव रेक्टिफायर की. रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन हो गई. अब हमें बात करनी है हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है. हाफ वेव रेक्टिफायर. सो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, अ सर्किट विच कन्वर्ट्स ओनली वन हाफ ऑफ इनपुट AC इंटू DC इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. कि आने वाली इनपुट AC से हमें जो आउटपुट DC मिलेगी वो सिर्फ वन हाफ के दौरान ही मिलेगी, दूसरे हाफ के दौरान नहीं मिलेगी. उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर. आधा अधूरा काम किया सम्मेलन अभी आधा अधूरा है, या मैं कहूँ कि रेक्टिफिकेशन अभी आधी अधूरी है, ऐसा इसके अंदर रहता है. सो जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर हमें किसी भी डिवाइस को लिखना है, अटेम्प्ट करना है, डिस्कस करना है, स्टडी करना है, देयर इज़ हायरार्की. तो आपको उस हायरार्की को फॉलो करना होता है. स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को लिखना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इंट्रोडक्शन. पहले हमने रेक्टिफायर्स की इंट्रोडक्शन दी, फिर हम हाफ वेव रेक्टिफायर्स पर चले गए. अब हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है. वो डेफिनेशन हमने लिख दी, अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स ओनली वन हाफ ऑफ इनपुट AC इंटू आउटपुट DC इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. Now because we are discussing semiconductor diode as half wave rectifier, तो हमें प्रिंसिपल की बात करनी होगी कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर हमारी नीड्स के अंदर, या मैं कहूँ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर कहाँ पर वो फिट हो जाता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप लिख देंगे यहाँ पर प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल के अंदर वी विल राइट दैट अ PN जंक्शन डायोड
conducts only when it is forward biased and a large amount of current flows through it, and it is having very low resistance during forward biasing. But in reverse biasing, a negligible amount of current flows through it, and it shows a very large amount of resistance during reverse biasing. So if a diode is used in rectification purpose, if one part of the signal is coming, during that part diode can be kept forward biased, and during other half it can be kept reverse biased so that it is omitted. तो क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा आपका सबका प्यारा डायोड जो है, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है, इफ इट इज़ आइडियल, तो ये इनफाइनाइट कंडक्टेंस आपको दे देता है, रेजिस्टेंस इसका जीरो हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा करंट दे देता है. लेकिन अगर ये रिवर्स बायस्ड है तो मैं कहूँ कि नेग्लिजिबल करंट होगा, आइडियल है तो कोई करंट होगा ही नहीं, तो ये सिर्फ एक साइकिल के दौरान काम कर सकता है. सो दैट इज़ वाई हम डायोड को एज हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं. अब प्रिंसिपल में आपको इतना ही लिखना है दैट अ पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट्स, आप कहेंगे कि हैवीली, और मैं कहूँ कि पीएन जंक्शन डायोड शोज a large conductance when forward biased, and a large amount of current flows across it during forward biasing. But when it is reverse biased, negligible amount of current flows across it, and it shows a very high resistance to the incoming signal. That is why it can be used during one half of the input AC. तो हम इसको use कर सकते हैं. ये हो जाएगा प्रिंसिपल. अब जब जैसे ही मैं आपको वर्किंग समझाऊंगी, आपको प्रिंसिपल वगैरह सब ब्ला ब्ला सब समझ आ जाएगा. लेकिन वर्किंग से पहले हमें यहाँ पर प्रिंसिपल के बाद लिखना होता है सर्किट अरेंजमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्किट अरेंजमेंट. भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम भी बोल सकते हैं, या हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं, तो आप उसको भी लिख सकते हैं. सो सर्किट अरेंजमेंट के अंदर क्या रहता है, आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होता है. यहाँ पर हमारा आपका सबका प्यारा सिग्नल आएगा, और सिग्नल के बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मर, विच इज़ जनरली अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. तो मुझे यहाँ पर कम कॉइल्स दिखानी है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, फिर यहाँ पर लगा होगा डायोड, और यहाँ पर लगा होगा लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस यहाँ पर हम आउटपुट वोल्टेज अपनी आपकी सबकी हम ले लेंगे. तो ये सर्किट अरेंजमेंट रहता है. सपोज दिस इज प्राइमरी कॉयल एंड दिस इज सेकेंडरी. ये इसका P1 एंड हो गया, ये इसका P2, ये S1 एंड हो गया, ये इसका S2 एंड हो गया. दिस इज डायोड D. तो ये इनपुट सिग्नल हो गया. तो दिस इज मैं कहूँ कि सर्किट अरेंजमेंट. लेकिन आपको पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम में भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप बात करेंगे कि सबसे पहले आपको एक AC सोर्स चाहिए. सो सर्किट अरेंजमेंट के अंदर आप पहले डायग्राम बना देंगे, फिर आप यहाँ पर नंबर 1 हेडिंग देंगे AC सोर्स. भैया जिस सिग्नल को रेक्टिफाई करना है उसका सोर्स भी तो होना चाहिए. सो एन AC सोर्स विच सप्लाई अल्टरनेटिंग करंट और सिग्नल विच इज़ टू बी रेक्टिफाइड. उसके बाद नंबर 2 पर आप बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर की. आप चाहें तो पहले इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपस में किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं. सो आफ्टर दैट यू विल राइट दैट अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड हेयर, सो विच इज़ used to convert this high voltage into low voltage, because diode low voltages पे ऑपरेट हो रहा है अगर, तो हम यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो है उसको यूज़ कर लेंगे. और ट्रांसफॉर्मर 2 काम यहाँ पर करेगा. एक तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, दूसरा इट विल प्रोवाइड यू द आइसोलेशन फ्रॉम पावर लाइन, कि इनपुट और आउटपुट पार्ट्स के अंदर एक सेग्रीगेशन का काम भी करेगा, ताकि इनकी इंटरमिक्सिंग ना हो जाए और एक दूसरे के अंदर ये कोई टांग ना अड़ाएं. सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर टांग अड़ाना, इंटरफेरेंस जो है उसको भी ख़त्म कर रहा है. सो ये हो गया ट्रांसफॉर्मर. एंड नंबर 3 पर आप बात करेंगे डायोड की, कि जिस भी डायोड को आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्ड, इसकी डायोड की रेटिंग की बात हम डायोड की वीडियोस के अंदर कर चुके हैं कि किस तरीके से होता है. सो उसके बाद आप यहाँ पर डायोड यूज़ करेंगे, और डायोड आपको पता है कि किस तरीके से काम करेगा. ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग इट विल वर्क, एंड ड्यूरिंग रिवर्स बायसिंग इट विल नॉट वर्क एट ऑल इफ इट इज़ आइडियल डायोड. तो उसके बाद डायोड के बाद हम बात करेंगे लोड रेजिस्टेंस की, जिसके अक्रॉस हमें हमारी आपकी सबकी प्यारी आउटपुट लेनी है. सो आउटपुट सिग्नल इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस. सो 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 डिवाइसेस हमने लगा रखे हैं.
ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो दो रोड्स मैंने शो करी हैं, बेसिकली दीज रिप्रेजेंट द सॉफ्ट आयरन कोर। इसकी वजह से जो फ्लक्स लीकेज है, मैंने ट्रांसफार्मर की वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर जब प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू प्राइमरी जब फ्लक्स पास होता है तो देयर इज़ फ्लक्स लीकेज। तो वो फ्लक्स लीकेज ना हो उस वजह से हमने ये सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है कि उससे परमीबिलिटी भी बढ़ जाती है और मैग्नेटिक जो इफेक्ट्स होते हैं वो एट द मैक्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दैट इज़ वाई ये जो दो रोड्स, ये जो दो लाइंस मैंने बनाई हैं, ये एक सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्रेजेंट करती हैं कि उसके ऊपर हमने वाइंडिंग की है ताकि जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ सके। तो ये पैरामीटर्स हैं। अब इनके कनेक्शंस देखिए कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है दैट इज़ या मैं कहूँ कि इनपुट इज़ फेड टू दिस प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड दिस ट्रांसफार्मर इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पावर लाइन विच इज़ सप्लाइंग अस द इनपुट AC signal, and secondary of the transformer is connected to diode in series, and then this diode is connected to load resistance across which we will have to take output। तो ये आपको लिख देना होता है, जो मैंने बोला आप इसको लिख दीजिए इसी तरीके से। तो ये हो गया हमारा आपका सबका प्यारा सर्किट अरेंजमेंट या मैं कहूँ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डिवाइस। इसके बाद हमें बात करनी है वर्किंग की कि ये काम किस तरीके से करता है। अब क्योंकि AC है, हमें पता है कि वो अपनी वोल्टेज को सर्किट अरेंजमेंट हो गया, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल, सर्किट अरेंजमेंट, इन सब के बाद हमें बात करनी होती है वर्किंग की। सो वर्किंग के पार्ट में मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँगी कि लिखना क्या है एग्ज़ाम में, किस तरीके से लिखना है, आप लोग उसको फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए होता क्या है कि सपोज़ यहाँ से मेरा आपका सबका प्यारा इनपुट सिग्नल कुछ इस तरीके से आया। सपोज़ जो, क्योंकि मुझे पता है AC है, AC जो है वो कंटिन्यूटी के अंदर चेंज हो रही है, हाफ ऑफ साइकिल के बाद वो अपनी पोलैरिटी को बदल लेती है। सो मैं कहूँ कि करंट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो करंट को दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो ये होता है AC के अंदर। ये वाली डायोड की P साइड है और ये वाली डायोड की हमें पता है N साइड है। अब देखिए सपोज़ जब ये वाला पॉजिटिव हाफ आया, मैंने माना कि ये वाला, ये जो एंड है सेकेंडरी का, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, और हमें पता है जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कि पोलैरिटी किसी भी तरीके से हो सकती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ दिस इज नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो आई सपोज्ड कि जब ये वाला पॉजिटिव हाफ आया, दिस इज इनपुट AC। तो जब ये वाला इतना वाला हाफ आया, ये वाला, तो उस टाइम मैंने माना कि ये जो S1 साइड है, ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल की जो S1 साइड है दिस इज पॉजिटिव एंड S2 साइड ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव जब यहाँ पर डायोड के P से कनेक्ट हो गया, जब पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P एंड नेगेटिव इज कनेक्टेड टू N, देन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब इस साइकिल के दौरान डायोड हमें पता है फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो कंडक्ट करेगा, जैसे जैसे इनपुट आती चली जाएगी, इनपुट बढ़ेगी डायोड के अंदर भी करंट बढ़ेगा, इनपुट कम होगी डायोड के अंदर भी करंट कम हो जाएगा। सो इसी के अक्रॉस पैरेलल यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। अब जब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल, व्हेन इट विल कम, तो यहाँ पर पोलैरिटीज रिवर्स हो जाएंगी, दिस विल बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यानी कि ये वाला एंड S1 का क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव हो गया तो दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू P साइड एंड यहाँ पर पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू N साइड। तो हमें पता है जब डायोड का P नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है और N पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, देन डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड। तो जब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब कितना भी करंट आता जाए जाता जाए, इफ़ दिस डायोड इज आइडियल इट विल नॉट कंडक्ट। रियलिटी में हमें पता है थोड़ा सा रिवर्स सैचुरेशन करंट ऐसे होता है, बट ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया, हमारी आउटपुट आ गई। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, फिर आउटपुट आएगी, फिर नेगेटिव आएगा, फिर नहीं आएगी। सो मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देती हूँ इन दोनों सिग्नल्स को। सो दिस इज़ इनपुट सिग्नल, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इसी के अक्रॉस करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिलेगी, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो डायोड ने काम किया, नेगेटिव हाफ साइकिल आया डायोड ने कोई काम नहीं किया, फिर पॉजिटिव आया डायोड वर्क, फिर से डायोड ने कोई काम नहीं किया। तो लाइक दिस
करंट आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, तो हाफ ऑफ द साइकिल के दौरान डायोड ने काम किया फिर नहीं किया, फिर किया फिर नहीं किया। दैट इज़ वाई हम कहेंगे दिस कि ये रेक्टिफिकेशन तो हो गई, इनपुट AC, दिस इज आउटपुट DC, कि पोलैरिटी तो एक ही साइड रह गई, सिर्फ पॉजिटिव साइड ही करंट रहा, नेगेटिव साइड नहीं आया, तो पोलैरिटी तो चेंज हो गई बट वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू इज़ नॉट कांस्टेंट। तो ऐसे DC को हम पल्सेटिंग DC बोलेंगे, और सिर्फ हाफ साइकिल के दौरान ही हमारे डायोड ने काम किया है, दूसरे हाफ साइकिल के दौरान काम नहीं किया, इस वजह से हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहेंगे। तो ये कहानी रहती है डायोड की वर्किंग की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको एग्जाम में ये सब कैसे लिखना है, आप सर्किट अरेंजमेंट तक आपको समझ आया होगा, फिर वर्किंग के अंदर आप लोग लिखेंगे वी नो दैट अल्टरनेटिंग करंट मीन्स वोल्टेज चेंजेस its polarity after every half cycle. During positive half cycle current flows in one direction in the circuit, and during negative half cycle current flows in opposite direction in the circuit. So if diode is used in half wave rectifier, it will work like a gatekeeper that conducts during half of the cycle and blocks during another half of the cycle. तो ये आपको समझाने के लिए आपको एग्जाम में gatekeeper नहीं लिखना, मैं आपको एक एनालॉजी भी देना चाहूँगी कि सपोज़ मैं कहूँ कि वाटर है, जैसे वाटर की जो टैप है उसके अंदर अगर हम रियल लाइफ एनालॉजी, पहले मैं आपको वर्किंग समझा दूँ फिर हम रियल लाइफ एनालॉजी पर जाएंगे, तो आपको मज़ा आएगा उसको सुनकर। तो आप लोग वर्किंग के अंदर ड्यूरिंग एग्जाम यू विल राइट दैट फर्स्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेप हम वर्किंग को करेंगे। सो पहले हम बात करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो इतनी बात लिखने के बाद आप पहले यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब क्या होगा। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, सो लेफ्ट अपर एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी कॉइल बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर एंड बिकम्स नेगेटिव से। सो डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड विद द P terminal to positive P terminal is connected to positive and N terminal is connected to negative. So diode conduct freely as its resistance is very low in this state. So current flows through the diode and then RL and back to the device and back to the transformer. तो like this कुछ इस तरीके से जो करंट है वो लोड के अक्रॉस जो है वो फ्लो करने लग जाएगा like this. तो वो वापस से मैं कहूँ कि जो हमारी कॉयल है ये नेगेटिव हाफ साइकिल का मैंने सिंबल बना रखा है, सो कन्फ्यूजन ना हो जाए करंट फ्लो में। सो दिस इज़ लाइक दिस कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इन दिस वे करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट. So as a result voltage appears across this load resistance RL and output is obtained across RL and ये हो गई कहानी पॉजिटिव हाफ साइकिल की. फिर आप लोग यहाँ पर हेडिंग देंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. Now during negative half cycle, so polarity of AC is reversed. Now upper end of secondary coil of transformer becomes negative and lower end becomes positive. Now diode is reverse biased because P type of diode is connected to negative and N type of diode is connected to positive terminal of the battery. So diode will not conduct, its resistance will be infinite, no output will be obtained at load resistance. So in this way we obtain a pulsating DC like this. तो ये हो गई वर्किंग जो आपने लिख दी. इसके बाद आप करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि नंबर ऑफ डायोड्स कितने यूज़ किए हमने 1. आउटपुट हमें मिली पल्सेटिंग DC. एफिशिएंसी वेरी लो, कितनी है हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे. रिपल फैक्टर, रिपल किसको बोलते हैं ये देखिए, लहरें आई लहरें गई, लहरें आई लहरें गई, आउटपुट में हमें लहरें मिल रही हैं. तो ये लहर जो है इसको हम रिपल बोलते हैं. हमें तो ऐसे कांस्टेंट चाहिए थी DC, लेकिन ऐसे मिल रही है, रिपल्स मिल रहे हैं और ये रिपल फैक्टर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं जो हमें नहीं चाहिए. इसको किस तरीके से निकालना है ये बातें हम आगे करेंगे. सो रिपल फैक्टर इज़ वेरी वेरी हाई. एप्लीकेशंस की बात करें, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, मॉड्यूलेशन में यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें अनवांटेड सिग्नल्स को रिमूव करना है. लो पावर DC नीड्स जहाँ पर रहती हैं वहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो गई वर्किंग. अब अगर मैं बात करूं कि इसकी कंक्लूजन्स की, आप लोग पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लीजिए, ये डायग्राम्स दोनों बना लेंगे एंड देन यू विल राइट द कंक्लूजन्स. इन कंक्लूजन पार्ट यू विल राइट दैट हाफ वेव रेक्टिफायर इज द सिंपलेस्ट सर्किट and it uses only one single diode
it converts only one half of input AC to output DC, and it produces pulsating DC, and it is mostly used for basic और low power rectification. वहीं पर यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ ये हमारे किसी काम का नहीं. आधे साइकिल के दौरान काम करता है और आधे में ऐसे मुंह उठाकर बैठ जाता है, हमारी एनर्जी को, हमारी पावर को वेस्ट करता है. तो बहुत कम एप्लीकेशंस इसकी हैं, लेकिन जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हम आगे वाले डिवाइसेस को नहीं समझ पाएंगे. अब बात करती हूँ रियल लाइफ एनालॉजी की कि आप इस सिचुएशन को इमेजिन कैसे करेंगे. तो सपोज मैं कहूँ कि इमेजिन अ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप, but there is only one wave valve like the diode, and it allows only water to flow only in one direction and doesn't allow the reverse flow of water back. So basically this valve is doing what? It is allowing the water to flow only in one direction, and reverse flow of water is being blocked by this valve. That's what a diode performs the action in the circuit. कि अगर आपके पास, आप सबको छोड़िए, आप एक वाटर टैप को ले लीजिए, आपने जैसे ही उस नॉब को ऑन करते हैं तो वाटर एकदम से उसमें से निकल कर जाना शुरू हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है. रिवर्स उसको फ्लो कराना चाहें, आप उसको वापस घुमाइए तो ऐसा नहीं होगा कि वाटर का फ्लो जो है वो बैक ट्रांसफ़र हो जाए. सो ऐसा नहीं होता है. कुछ इसी तरीके से डायोड हमारा इस सर्किट में उसी गेट वॉल्व की तरह काम करता है कि करंट को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करेगा कि करंट इधर फ्लो करे, दूसरी डायरेक्शन में वो करंट का पैसेज जो है, जो करंट का फ्लो है, उसको रोक देता है. तो ये हो गई रियल लाइफ एनालॉजी. सो दिस इज़ ऑल द थ्योरी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. या मेरे को क्लास 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को एग्जाम में इतना ही लिखना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद जो मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे वहाँ पर से पैरामीटर्स की डायरेक्ट वैल्यूज़ को उठाकर आप लिख सकते हैं. लेकिन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, आपको आगे भी चलना होता है. सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. तो चलिए अब हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम अपनी अगली कहानी की शुरुआत करेंगे. अब क्योंकि हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना है तो आई डोंट नीड दिस सर्किट डायग्राम, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए यहाँ पर. आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा, सो आप लोग कर लीजिए. और अब हमें इस सिचुएशन सारी को मैथमेटिकली हैंडल करना है. ये भी आपने देख लिया होगा, इनपुट AC आउटपुट DC, कब डायोड काम करता है, कब डायोड नहीं काम करता है, ये हमने देखा. नाउ मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. अब ये जब हमें करना है, सबसे पहले हमें अपनी इनपुट AC को एक्सप्रेस करना होगा. सो इनपुट AC वोल्टेज इज गिवन बाय सपोज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. आपको याद होगा कि AC को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब क्योंकि ये ओमेगा टी है, इसको हम थीटा भी लिख सकते हैं. सो आई कैन राइट इट E0 साइन थीटा, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. आप चाहें तो टाइम डोमेन में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहें तो आप थीटा डोमेन में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड लेट अस सपोज फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ आवर डायोड इज रिप्रेजेंटेड बाय RF and load resistance is represented by RL. and input अगर मैं बात करूं कि जो है वो इस फॉर्म में जा रही है, आउटपुट भी हमें पता है इंस्टेंटेनियस ही होगी, उसको हम प्रूव करेंगे आगे. अब जो करंट है, अगर ये मेरी वोल्टेज है, इसको अगर मैंने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया है, अगर आपको E स्टैंड्स फॉर EMF लिया है, अगर आपको E से कन्फ्यूजन होता है आप इसको V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बुक्स E लिखती हैं, दैट इज़ वाई मैंने इसको E लिख दिया. E फॉर EMF है. सो E इज इक्वल टू E0 साइन थीटा या E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. आप किसी भी फॉर्म में AC को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट I हमें पता है, AC वाले सिंबल्स हम स्मॉल रखते हैं, तो ये I किसके इक्वल हो जाएगा? इफ आई एम यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V बाय R होता है. V की जगह हमारे पास E है अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर मुझे पता है यहाँ डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है. इसका रेजिस्टेंस RF और ये RF और ये RL दोनों सीरीज़ में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा सर्किट का वो RF प्लस RL इस फॉर्म में हो जाएगा. E की वैल्यू को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ, सो इट इज़ E0 साइन ओमेगा टी अपॉन RF प्लस RL. आप चाहें तो इसको E0 साइन थीटा
अपॉन आर एफ प्लस आर एल, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हाफ ऑफ द साइकिल, अगर आपने इसको लिखा है टी की फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर जो मेरा डोमेन हो जाएगा वो टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, 0 लेस दैन इक्वल टू टी लेस दैन इक्वल टू पाई बाय 2। याद कीजिए कुछ इस तरीके से हमारी इनपुट थी और आउटपुट ऐसे आ रही थी। तो ये वाला हाफ साइकिल है, पूरा साइकिल एंगल की फॉर्म में 2 पाई रहता है और यहाँ पर रहता है पाई। तो अगर मुझे ओमेगा टी के टर्म में अगर मुझे बात करनी है तो थीटा से पाई की जो फॉर्म है वो रहेगी, और अगर थीटा की फॉर्म में मुझे बात करनी है तो मैं 2 पाई की फॉर्म में बात करूँगी। सो आप चाहें क्योंकि t है यहाँ पर, सो t की वैल्यू पुट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ये रहेगा। सो और या मैं कहूँ इसी को अगर थीटा की फॉर्म में लिखना है तो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई ऐसे लिख देंगे। मैं यहीं पर वो लिख देती हूँ, दो लिखने के बजाय ई नॉट साइन ओमेगा आर एफ प्लस आर एल। अगर आपको टी वाला लिखना है तो आप ओनली इस डोमेन को लिखेंगे, अगर आपको थीटा लिखना है तो ये वाला आप लिखेंगे पाई। और उसके बाद ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल हमें पता है करंट 0 हो जाता है, तो अगली जो लिमिट यहाँ पर टाइम डोमेन में रहेगी वो हो जाएगी फुल टाइम। मैंने यहाँ पाई बाय 2 लिख दिया, सॉरी, इट विल बी टी बाय 2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पाई बाय 2 नहीं टी बाय 2, क्योंकि ओवर ये वाला जो पूरा है टाइम पीरियड की फॉर्म में हम इसको टी बोलेंगे, यहाँ तक टी बाय 2 है। ये थीटा टू पाई हो गया। और अगर मुझे यहाँ पर टाइम की फॉर्म में लिखना है तो टी बाय 2 लेस देन टी, और अगर मुझे थीटा डोमेन में लिखना है तो पाई लेस देन थीटा 2 पाई। ये इक्वल टू इक्वालिटी का साइन जो है इन इक्वालिटी के साथ एक ही बार आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। सो ये कहानी होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, आप चाहें तो इसको ओमेगा टी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप चाहें इसको थीटा की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस भी उसमें आपको इजी लगेगा। मैं जो डीसी करंट वाला पार्ट है वो मैं आपको दोनों फॉर्म्स में करके दिखाऊंगी, टाइम डोमेन में भी और थीटा डोमेन में भी, क्योंकि +2 स्टैंडर्ड तक, क्लास 12 तक आप लोग टाइम डोमेन में इसको सॉल्व करते आए हैं। अदरवाइज़ फिर मैं आपको समझाऊँगी कि थीटा डोमेन में ये किस तरीके से ईजी हो जाता है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग हाफ ऑफ द साइकिल हमारे पास जो करंट आ रहा है, ड्यूरिंग अनदर हाफ जो है वो 0 है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये जो टर्म है, आप फिर से यहाँ पर देखिए जो आई है, ये एक्सप्रेशन है जो आई का, आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर एफ प्लस आर एल। ये जो टर्म है दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। इसको मैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकती हूँ, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एल। इस फॉर्म में मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ। दिस गिव्स मी द पीक वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। और आप ये कह सकते हैं कि या मैं ये कहूँ कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू या साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, जब हमें मैक्सिमम करंट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, क्योंकि डीसी आ तो रही है लेकिन वो पल्सेटिंग है, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे आप क्लास 12 के अंदर अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर के अंदर जो है एवरेज आरएमएस वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, बस उसी तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। लेट अस डिस्कस नाउ डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। ये आपने नोट कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया सो आई एम गिविंग पोज, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम इसको इरेज करके अब हम अपने पैरामीटर्स की डिस्कशन करेंगे। इसी मैथमेटिकल एनालिसिस के ही अंदर अब सारे पैरामीटर्स हमारे यही हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर, मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डीसी और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, जो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर में मिल रहा है उसकी एवरेज वैल्यू। Average value of output current is obtained by averaging the instantaneous current over whole cycle of input. The value of average current can be measured by DC ammeter.
इसकी वैल्यू हम कहाँ से मेजर करते हैं, DC एमीटर से मेजर करते हैं। तो वही तरीका रहेगा जो आप लोअर क्लासेस में करते आ रहे हैं। अपने +2 के अंदर भी जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड मेथड को किया है। आप लोग अगर टाइम डोमेन में इसको करेंगे तो क्योंकि मैंने स्मॉल सिंबल से रिप्रेजेंट किया था IDT, और हमें पता है क्योंकि इसी तरीके से इसको किया जाता है 0 to t और नीचे 0 to t dt। ये हो गया टाइम डोमेन के अंदर। अगर आपको थीटा डोमेन में इसको फाइंड आउट करना है तो IDC किसके इक्वल रहेगा, बिल्कुल सेम, बस हमारी जो लिमिट्स हैं वो बदल जाएंगी I d थीटा, और जो थीटा की लिमिट्स हैं वो हमें पता है 0 to 2 पाई रहती हैं, 0 to 2 पाई, और यहाँ पर भी d थीटा 0 to 2 पाई। वही कि जब आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ का एवरेज लेना होता है तो आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। ऊपर उन सारी क्वांटिटीज़ का सम ओवर द स्मॉल इंटरवल्स, और नीचे जैसे आप लिखते हैं n1 + n2 + n3 एंड सो ऑन करके आपको n मिल जाता है, तो वो टोटल वैल्यू रहती है। तो ये हो गया टाइम डोमेन में, ये हो गया थीटा डोमेन में। तो पहले मैं टाइम डोमेन वाला पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आई एवरेज जो है वो किसके इक्वल रहेगा, या मैं कहूँ IDC किसके इक्वल रहेगा। आई की वैल्यू आप पुट कीजिए। आई हमें पता है किसके इक्वल है, I0 sin ω_t dt। ये हो गया 0 to t, और ये मुझे पता है 0 to t क्या बन जाएगा, dt, और t इसको मैंने सीधा यहाँ पर 1/t लिख लिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि हाफ साइकिल के दौरान मेरा डिवाइस अलग तरीके से काम कर रहा है, ड्यूरिंग अनदर हाफ अलग तरीके से, करंट की 2 सेपरेट वैल्यूज़ हैं, तो मुझे इस इंटीग्रल को ब्रेक करना होगा इनटू 2 पार्ट्स, 0 to t/2। मुझे पता है I0 sin ω_t dt है। यहाँ पर बेसिकली मुझे I0 sin ω_t dt अभी नहीं लिखना चाहिए था, अभी हमें इसको IDT ही रखना चाहिए था। क्यों 0 to t/2 इसकी वैल्यू I0 sin ω_t रहती है, एंड t/2 से t पर इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड इंटीग्रल ऑलरेडी 0 हो गया, 1/t, I0 कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, 0 to t/2 sin ω_t dt। इस इंटीग्रल को अब हमें सॉल्व करना है। sin ω_t का इंटीग्रल माइनस cos ω_t अपॉन ओमेगा, लिमिट्स 0 to t/2 I0 अपॉन t। अब चाहें तो इस नेगेटिव को बाहर ले सकते हैं, नहीं चाहें तो मत लीजिए। ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, I0 ω_t, और इस अंदर आप एक बार इसको ले लीजिए, चाहे cos ω_t/2 माइनस 0। ये हो गई कहानी। अब आप यहाँ पर जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिस इज़ cos ω_t, ओमेगा इंटू टी हमें पता है 2 पाई होता है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई अपॉन टी, सॉरी 2 पाई अपॉन टी। सो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पाई पुट करूँ, यहाँ भी 2 पाई पुट कर देती हूँ, माइनस I/2 पाई cos 2 पाई/2 माइनस cos 0। 2 ने 2 को निस्तनबूत कर दिया, cos पाई होता है -1, और ये होता है cos 0 1, -1 -2, और ये वाला -2 और ये माइनस ख़त्म हो गया। I/2 पाई इंटू 2 ने 2 को निस्तनबूत किया, एंड विल आर लेफ्ट विद I/पाई, I0 चला आ रहा था, ये I0 अपॉन पाई। सो ये टाइम डोमेन के अंदर इंटीग्रल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। दिस इज़ DC और पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट I0/पाई इसके इक्वल आ जाती है। अगर आपको इसको थीटा डोमेन में, क्योंकि आप +2 के अंदर इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको इजी लगता है, लेकिन आपको और ज़्यादा इजी मेथड समझाती हूँ मैं। लेट अस इरेज इट नाउ। जिसको ये इजी लगता है आप इसको नोट कर लीजिए, अगले वाले पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन एक बार देखिए ज़रूर, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ हमें सिर्फ इसी को लेकर अब आगे बढ़ना है। आई की वैल्यू हम पुट करेंगे, ये हमें पता है डी थीटा का इंटीग्रल। सबसे पहले मैं नीचे वाला पार्ट ही सॉल्व कर देती हूँ, 0 to 2 पाई डी थीटा का इंटीग्रल थीटा, लिमिट 0 to 2 पाई, 2 पाई माइनस 0 2 पाई, तो 1/2 पाई, 0 to 2 पाई आई डी थीटा। यहाँ तक हो गया। अब अगला स्टेप मैं इधर करने जा रही हूँ, IDC इज इक्वल टू, अब मुझे करंट आई की वैल्यूज़ पुट करनी है। मुझे पता है 0 to पाई इस करंट की वैल्यू रहती है I0 साइन थीटा, प्लस पाई टू 2 पाई इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो सेकंड इंटीग्रल फिर से वैसे ही 0 हो गया। फर्स्ट इंटीग्रल में 0 to पाई इसको सॉल्व करना है।
आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो हमें पता है माइनस कॉस थीटा, तो डिवीजन वाला पार्ट खत्म हो जाता है, दैट इज़ वाई थोड़ा ईजी हो जाता है। माइनस आई नॉट बाई 2 पाई, तो आप इसको पुट करेंगे, माइनस कॉस पाई, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 1, कॉस पाई -1, -1 और -1 +1, 1 + 1 2, सो आई नॉट बाई 2 पाई इंटू 2, 2 ने 2 को मारा, आई नॉट बाई पाई, तो वही कहानी आई डी सी इज इक्वल टू आई नॉट बाई पाई। तो ये हो गई डी सी वैल्यू। आप चाहें तो आई नॉट की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। आई नॉट की वैल्यू क्या थी, ई नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एल इंटू पाई। सो दिस गिव्स मी या 1 पाई इज इंटू ई नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एल। ये आ गया हमारे पास आई डी सी। आप चाहें तो ई डी सी भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वोल्ट जो एवरेज वैल्यू है वोल्टेज की अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई डी सी इंटू आर एल। तो आप यहाँ पुट कीजिए ये वाली वैल्यू आई डी सी की, ई नॉट अपॉन आर एफ प्लस आर एल, 1 पाई तो है ही है, इंटू आर एल। दिस गिव्स मी द एवरेज वैल्यू ऑफ डी सी वोल्टेज। मुझे वोल्टेज भी मिल गई, पावर भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो पी डी सी इज इक्वल टू ई डी सी इंटू आई डी सी, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ई नॉट अपॉन पाई, ये हो गया स्क्वायर, एंड आर एल अपॉन आर एफ प्लस आर एल, इसका भी हो गया स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू है हमें पता है हो गई है हमारी आपकी सबकी प्यारी पावर की एवरेज पावर कितनी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट और आएगा जिसकी मैं बात करूँगी। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फोरियर एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट, या इस करंट की कहानी की बात करें। फोरियर एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, फोरियर जो है उन फोरियर अंकल ने हमें टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में और फ्रीक्वेंसी डोमेन को टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना सिखाया। उनका ये मानना था कि जो जनरली सिग्नल्स हैं या जो बैंडविड्थ्स हैं, ऑप्टिक्स में, लेज़र में, हम सब में बात करते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी स्प्रेड। वेवलेंथ के अंदर इतना चेंज आया, फ्रीक्वेंसी के अंदर इतना चेंज आया, हम इनके टर्म्स में बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि टाइम में इतना चेंज आया, फेज़ में इतना चेंज आया। तो फोरियर अंकल ने हमारी जो इस उलझन थी उसको आसान कर दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने हमें एक सीरीज़ दे दी कि भैया इस सीरीज़ को यूज़ करके आप टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जंप कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जंप कर सकते हैं। नाउ इफ़ आई यूज़ द फोरियर एनालिसिस ऑफ दिस पार्ट, तो फोरियर एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी फोरियर सीरीज़ लिखने की कोशिश करें तो उसके अंदर हमें करंट के सारे ही कंपोनेंट्स पता चल जाते हैं कि इसके अंदर डीसी पार्ट कितना है, एसी पार्ट कितना है, एसी की कंट्रीब्यूशन कितनी है और वो कितना रहता है, उसका क्या रोल रहता है, ये सब हमें पता चल जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फोरियर अंकल या फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर एनालिसिस ये पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डी सी प्लस, अब यहाँ पर हम बात करेंगे वेरिएशंस की, कि प्लस समीशन एन जो रहता है वो हमें पता है कि 1 से इन्फिनिटी तक चला जाता है, और जो सीरीज़ लिखी जाती है वो ए एन साइन, आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन एन ओमेगा टी, क्योंकि मुझे ओमेगा थीटा भी लिख सकते हैं, साइन एन थीटा लिख लीजिए क्योंकि थीटा के अंदर ही ओमेगा टी आ जाता है। तो साइन एन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन कॉस एन थीटा। तो ये कहानी रहती है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब क्योंकि हाफ सिग्नल जो है मैं कहूँ कि that has odd symmetry at signal has odd symmetry at pi, and cosine जो है that मैं कहूँ कि इवन टर्म्स हैं वो वैनिश हो जाएंगी, या मैं कहूँ कि जो कोसाइन वाला पार्ट है वो वैनिश हो जाए, क्योंकि हमारा सिग्नल आधे साइकिल के दौरान काम करता है, हमारा सर्किट आधे साइकिल के दौरान काम नहीं करता। सो हाफ सिग्नल यानी कि सिग्नल के पास ऑड सिमेट्री है, भी 1 आया 2 नहीं आया, 3 आया 4 नहीं आया, 5 आया नहीं।
सो इवन वाले जो पार्ट्स हैं मैं कहूँ कि वो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पर जो कोसाइन है, क्योंकि उसके पास इवन सिमेट्री है, उसका एक पार्ट दूसरे को ऐसे ख़त्म कर देगा। सो कॉस वाली जो टर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, या मैं कहूँ कि द टर्म्स विच विल बी करस्पॉन्डिंग टू दिस बी एन, ये वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। सिर्फ हमारे पास इतना पार्ट ही यहाँ पर रह जाएगा। सो टर्म्स ऑफ ए एन जो रहेगी, टर्म ऑफ ए एन कंटेनिंग टर्म, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1/पाई आई नॉट साइन थीटा। इंटीग्रेशन है और साइन एन थीटा भी हमें लेना पड़ेगा, साइन एन थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन एन थीटा है। ए एन की वैल्यू आई नॉट इंटीग्रेशन साइन ये रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पर एन को 1 पुट करवा देती हूँ, इफ़ आई पुट एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर ये साइन थीटा और यहाँ पर ये साइन थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो 1/पाई आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा, डी थीटा तो हमें पता है रहेगा ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको कर सकते हैं, आप लोगों ने इसको पहले भी किया है, आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। फिर से इस इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे तो इस पार्ट की वजह से इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ये आई नॉट बाय जो 2 है इसकी वजह से हमें पता है हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो अब ये कहानी रहती है n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसी तरीके से आप इसको n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 सब के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एंड जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास आई नॉट बाई पाई ये रह जाएगी, और उसके बाद सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, इन दिस वे हमें टर्म्स मिलती चली जाती हैं। सो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा कि जो मैं कहूँ कि फंडामेंटल एसी कंपोनेंट ऑफ ऑड हार्मोनिक्स रहेंगे, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, लाइक दिस। तो अल्टीमेटली हमारे पास आई ओमेगा क्या रहेगा, आई नॉट जो हमारा था आई नॉट बाय पाई, पहली टर्म विच विल रिप्रेजेंट द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। उसके बाद हमारे पास यहाँ से आएगा आई नॉट बाय 2 साइन थीटा सेकेंड, माइनस फिर हमारे पास आएगा 2 आई नॉट बाय 3 पाई साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा। सो ऑड हार्मोनिक्स हमें सिर्फ मिलेंगे क्योंकि इवन हार्मोनिक्स ऑलरेडी 0 हो चुके हैं। सो इन दिस वे हमें ये जो मैं कहूँ कि सोल्यूशन है वो फोरियर एनालिसिस की फॉर्म में मिल जाता है। सो इट इज़ क्लियर हेयर दैट आउटपुट करंट आई इज़ अ मिक्सचर ऑफ डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज एंड वेरियस हार्मोनिक्स। तो इसके अंदर हमें ईच एंड एवरी कंपोनेंट अलग से नज़र आ रहा है फोरियर एनालिसिस के अंदर। हम चाहें तो इसको हमें तरीका मिल जाएगा कि मैथमेटिकली भैया इस पैरामीटर को कंट्रोल करके इसको रोक लीजिए, इसको कंट्रोल करके इसको रोक लीजिए। सो ये थोड़ा ईज रह जाता है मैं कहूँ कि फोरियर एनालिसिस के साथ अगर हम डील करें तो फर्स्ट टर्म हमें बेसिकली दे रही है हमारे डीसी करंट की वैल्यू को, उसके बाद आगे जो है वो एसी करंट की वेरियस फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमें यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये फोरियर एनालिसिस हो गया डीसी करंट के लिए। सेकंड जो प्रैक्टिस्टिक रहेगी वो हो जाएगी आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। तो सेकंड हमें बात करनी है आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। अब आरएमएस आपको पता है रूट मीन स्क्वायर इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, मैंने ऑल दो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की वीडियोस के अंदर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझाया है कि कहाँ हम लेते हैं। जो क्वांटिटीज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ लेती हैं, जब उनका एवरेज हम कैलकुलेट करने लगते हैं, सपोज़ मेरे पास एक है 3, एक है -2, फिर -3, फिर 2, फिर -5, जब मुझे इनका एवरेज लेना है 3 -2 -3 +2 -5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं ये डिक्रीमेंट दे देंगी। आई विल नॉट गेट द एग्जैक्ट टोटल, तो एवरेज ढंग से नहीं आया। अब एवरेज लेने के लिए मुझे इस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ख़त्म करना होगा। नेगेटिविटी को ख़त्म करूँगी तो मैं स्क्वायर लेके कर सकती हूँ, स्क्वायर लूँगी उसका मीन लूँगी फिर से रूट लूँगी, तब जाकर मैं उसी सिचुएशन, क्योंकि आपने स्क्वायर लिया फिर से रूट लिया तो आपने उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया। तो यही फंडा रहता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, क्योंकि हमें यहाँ से पिछला मेथडोलॉजी थी उसके अंदर से एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एवरेज नहीं मिल पा रही थी क्योंकि करंट वेरिएशन में जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम रूट मीन स्क्वायर लेते हैं। सो रूट मीन स्क्वायर ऑफ आउटपुट करंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ इट्स स्क्वायर्स
टेकन ओवर होल साइकिल। अब किस तरीके से होता है, मान लीजिए मेरे पास 2, 3 या 4 वैल्यूज़ हैं। सपोज़ फर्स्ट हो गई x1 स्क्वायर किया, x2 स्क्वायर किया, x3 स्क्वायर किया, जितनी भी हैं, x5 स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय 5। एवरेज स्क्वायर का मीन, फिर इसका रूट मीन स्क्वायर, रिवर्स कीजिए, स्क्वायर कीजिए, मीन लीजिए, फिर रूट लीजिए। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर मीन फिर रूट, इस तरीके से हम चलते हैं। तो इसको हमें अब AC के लिए कैलकुलेट करना है। ये भी वही +2 वाली मैथडोलॉजी उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे और इसको हम रीड करेंगे ACA मीटर से। ACA मीटर इज़ यूज टू मेजर RMS वैल्यू ऑफ करंट। अब IRMS जो है, IRMS, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, वही मैंने आपको कहा, पहले करंट का स्क्वायर कीजिए, उसका मीन लीजिए, 0 to T फुल साइकिल आपने उसका मीन लिया, फिर आपने उसका रूट कर दिया। इन दिस वे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम डोमेन में करना है, थीटा डोमेन में करना है, इट इज़ अप टू यू, क्योंकि थीटा डोमेन आसान रहता है, उस फॉर्म में हम कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर थीटा डोमेन में करेंगे डी थीटा, तो मेरी लिमिट्स हो जाएंगी 0 to 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा, यहाँ पर हो जाएगा 0 to 2 पाई। बाकी तरीका हमारा सबका सेम रहेगा। अब ये मुझे पता है 1/2 पाई ही बन जाएगा। अब दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ, IRMS स्क्वायर हो गया, 1/2 पाई हो गया, I स्क्वायर डी थीटा 0 to 2 पाई। इसको अब हमें पुट करना है। फिर से मुझे पता है कि करंट मेरा पाई पर ब्रेक ले रहा है, 0 से पाई कुछ और वैल्यू है, पाई से 2 पाई कुछ और वैल्यू है। तो इसको फिर से हम इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे, 0 से पाई, I की वैल्यू पुट कीजिए, I0 साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है मैंने यहीं पर स्क्वायर कर दिया, प्लस पाई टू 2 पाई, मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 है। तो अब क्योंकि सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन का अगेन इट इज़ 0, अब फर्स्ट पार्ट का हमें इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करना है। I0 स्क्वायर इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, अपॉन 2 पाई और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है 0 to पाई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात करी थी ऐसे इंटीग्रल की, I स्क्वायर RMS इट विल बी इक्वल टू I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। इस तरीके से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको फिर से वही 2 पार्ट में, ये वाला 2 भी हम बाहर ले लेंगे। सो इट इज़ I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। सो I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई 0 to पाई डी थीटा माइनस 0 to पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा, ये इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है। सो I0 स्क्वायर बाय 4 पाई, इसका हमें पता है थीटा हो जाएगा, लिमिट्स 0 to पाई, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, चाहे तो इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं और अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी साइन 2 थीटा बाय 2, लिमिट्स 0 to पाई। तो ये कहानी हो गई। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को जो है पुट कर दीजिए, पाई माइनस 0 बन जाएगा, उधर सेकंड इंटीग्रल है, यहाँ पर आप पाई पुट करेंगे, साइन 2 पाई 0 और ये 0, तो सेकंड इंटीग्रल अपने आप 0 हो गया। और फर्स्ट के अंदर ये वाली साइड में इरेज कर देती हूँ, बिकॉज अब टिपिकल मैथमेटिक्स ही है। सो I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, ये लिमिट पुट हुई, पाई माइनस 0, पाई हो गया। सो I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू पाई, पाई ने पाई को निस्तनाबूद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो हमारे पास I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाय 4, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लेके इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो I0 बाय 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई IRMS की। आप चाहें तो I0 की वैल्यू को पुट कीजिए, E0 अपॉन RF प्लस RL, इक्वेशन नंबर स्टार्टिंग से, मैंने किसी को इक्वेशन नंबर कोई दिया ही नहीं, तो आप लोग देख लीजिए। नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट IRMS इज़ ग्रेटर देन IDC, जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, वो I0 बाय पाई था, ये I0 बाय 2 है।
पाई हमें पता है 3.14 होता है, तो उसका डिनोमिनेटर बड़ा था, इस वजह से जो RMS करंट की वैल्यू है वो जो है उससे ज़्यादा आ गई, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी जो वहाँ पर उसको कम कर रही थी वो हमने यहाँ पर ओवरकम कर लिया। आप चाहें तो यहाँ से एवरेज पावर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी I स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस हमें पता है RF प्लस RL है, तो आप यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कीजिए। RMS स्क्वायर क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर बाई 4 RF प्लस RL। तो दिस गिव्स मी द AC पावर। चाहे तो इस I0 की वैल्यू को भी आप पुट कर सकते हैं, E0 स्क्वायर अपॉन 4 RF प्लस RL स्क्वायर, RF प्लस RL, एक RF एक RL को मार देगा, सो E0 स्क्वायर बाई 4 RF plus RL. This will give me the AC power during जब मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो काम कर रहा है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ, दैट इज नन अदर देन एफिशिएंसी। काम कितना करके हमें दे रहा है, लेट अस डिस्कस दिस। घबराइए मत, बहुत थोड़ा रह गया है, आधा है, आधे की ज़रूरत है, आधा हो चुका है, आधे से ज़्यादा ही हो चुका है राधर। आप जब किसी चढ़ाई को चढ़ते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, कहीं जाते हैं, ऊपर से आने वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं बहुत थोड़ा रह गया, उससे आपका हौसला बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई तसल्ली नहीं दे रही हूँ, सच में ही थोड़ा सा रह गया है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग ओनली द करैक्टरिस्टिक्स नाउ। तो थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। Efficiency of half wave HWR. So efficiency of a rectifier is defined as the ratio of DC output power to AC power supplied to the rectifier. कि efficiency को represent करते हैं eta से, DC पावर अपॉन AC पावर। किसी भी चीज़ की efficiency फाइंड आउट करनी है वो हमेशा आउटपुट बाय इनपुट ही होती है। आउटपुट हमें पता है DC है, इनपुट हम AC दे रहे हैं। PDC और PAC दोनों की वैल्यूज़ हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने PDC की वैल्यू को फाइंड आउट किया था पिछले पॉइंट के अंदर। सो इट वाज I0 बाई पाई इसका स्क्वायर इंटू RL। फर्स्ट पार्ट जहाँ हमने IDC को फाइंड आउट किया वही हमने PDC को फाइंड आउट किया, तो वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी है। और इसकी PAC की अभी हमने फाइंड आउट करी थी वैल्यू, इट वाज I0 स्क्वायर I0 बाई 2 स्क्वायर RF प्लस RL। आप लोगों के दिमाग में वहाँ पर ज़रूर आया होगा कि जब हम PDC लिख रहे थे तो हमने सिर्फ RL को मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले के अंदर, बिकॉज पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R होता है। जब हमने PAC लिखा हमने RF प्लस RL दोनों लिए, क्योंकि जो DC है वो सिर्फ लोड के अक्रॉस आ रही है। DC ध्यान दीजिए, हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से था, यहाँ डायोड था या लोड रेजिस्टेंस था, DC सिर्फ यहाँ पर आ रही है, लेकिन AC दोनों के अक्रॉस है। दैट इज़ वाई जब DC लिया हमने सिर्फ लोड रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन लिया, जब हम PAC लिख रहे हैं फॉर्मूला तो वही I स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ DC में DC करंट ले लिया, AC में AC करंट ले लिया। रेजिस्टेंस की बात करें तो DC के अंदर रेजिस्टेंस मैंने लोड रेजिस्टेंस इसलिए लिया क्योंकि DC सिर्फ लोड के अक्रॉस आ रही थी, लेकिन AC इनपुट में भी है, आउटपुट में भी है, और डायोड के अक्रॉस होकर यहाँ पहुँच रही है, तो डायोड का कंट्रीब्यूशन बीच में लेना पड़ेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस RF प्लस RL दोनों लिए। ये आपकी समझ के लिए बड़ी ज़रूरी बात थी। अब कुछ भी नहीं करना, हमें इन वैल्यूज़ को जस्ट काटापीटी करनी है। तो काटापीटी करके देखिए क्या बन गया, I0 स्क्वायर में I0 स्क्वायर को मार दिया, तो उसके बाद जो हमारे पास सिर्फ बचा ये 2 जा 4 ऊपर चला गया, पाई का जो स्क्वायर है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये हमारे पास बाकी बची हमारी टर्म RN अपॉन RF प्लस RL। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी का। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करते हैं 4 बाई पाई स्क्वायर को, इट इज़ 0.406, और ये RL भी अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँ RF अपॉन RL प्लस 1 ये बन जाएगा। अब मुझे पता है कि डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत कम, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। सो RF इज़ वेरी वेरी लेस देन RL, तो आप इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 0.406, और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 40.6%। तो इतनी कम एफिशिएंसी रहती है जो मैं कहूँ कि हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी। सो दिस इज़ अबाउट एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हम बात करेंगे फोर्थ पैरामीटर की, दैट इज़ रिपल फैक्टर। रिपल्स की बात हम कर चुके हैं,
रिपल क्या रहते हैं, अमाउंट ऑफ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन आउटपुट डीसी, कि हमें पता है हमारी लहरें गोता खाती हुई जो आउटपुट है वो हमें मिल रही है, कितनी लहर उसके अंदर है जो हमें नहीं चाहिए, वो जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने वाला पैरामीटर है वो है रिपल फैक्टर। सो आपको एग्जाम में पहले इसके बारे में बताना होगा। रिपल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ डिपार्चर ऑफ आउटपुट करंट फ्रॉम प्योर डीसी to AC part. Since AC part is obtained in DC output, so we can say that rectifier output is a pulsating DC. So the amount of AC component present in that pulsating DC is called ripple factor, या mathematically इसकी जो representation है that is given by ripple factor. So we can say that जो DC कंपोनेंट है उसके अंदर रिपल्स हैं AC कंपोनेंट के, हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट आउटपुट DC करंट कंटेन्स AC रिपल्स इन इट, एंड दिस रिपल करंट इज अनडिजायरेबल ऑफ कोर्स, एंड इट्स वैल्यू शुड बी द स्मॉलेस्ट। तो इस वजह से रिपल फैक्टर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड कर रहा है और किस तरीके से हम इसको हमारे सर्किट में से बाहर निकाल सकते हैं, इसको बाहर का रास्ता कैसे दिखा सकते हैं। सो मैथमेटिकली ये क्या हो गया कि AC कंपोनेंट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर गामा एंड IAC अपॉन IDC, कि DC के अंदर AC कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ लोड करंट इज गिवन बाय, मैं फिर से वही बात करूँगी, IRMS स्क्वायर, जितने भी करंट्स हैं उन सबका स्क्वायर इसके अंदर हमें पता है इंक्लूड होता है। पहली टर्म IDC हमने जैसे उसको किया था, फोरियर एनालिसिस को किया था, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स थी। फर्स्ट टर्म I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर एंड IP स्क्वायर, लॉट ऑफ बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे पास हम एक AC कंपोनेंट रखेंगे, एक DC कंपोनेंट रखेंगे, दैट्स इट। ये सारे को हटा के IDC स्क्वायर और मैं यहाँ पर एक ही AC कंपोनेंट रखूँगी, बिकॉज बाकी सबकी कंट्रीब्यूशन कम होती चली जाती है। तो यहाँ से IRMS किसके इक्वल हो जाएगा, रूट, क्योंकि ये स्क्वायर है, सो इट विल बी IDC स्क्वायर IAC स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई IRMS की, या मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से IAC चाहिए, हम लोग यहाँ से IAC निकाल लेते हैं, इसके अंदर AC पुट करवाना है। सो IAC स्क्वायर हो जाएगा IRMS स्क्वायर IDC स्क्वायर, और दोनों साइड आप रूट लेंगे, सो आई विल गेट दिस IAC। अब ये वाली वैल्यू IAC की आप यहाँ पर गैमा में पुट कर दीजिए IDC में। सो गैमा इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर IDC स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय IDC। IDC को भी रूट के अंदर ले लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, सो ये भी हो जाएगा I स्क्वायर RMS I स्क्वायर DC I स्क्वायर DC रूट। तो दोनों के नीचे लिखा जा सकता है I स्क्वायर RMS I स्क्वायर DC -1 रूट। ये हो गया। अब हमें IRMS और IDC की वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, और हमें पता है IRMS इसकी वैल्यू होती है I0/2, IDC की वैल्यू होती है I0/π। तो इसकी I0/2 स्क्वायर और इसकी I0/π स्क्वायर -1, ये हमारा फैक्टर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हेन यू विल सॉल्व दिस फैक्टर, मैं इधर लिख देती हूँ, सो गामा इज इक्वल टू I0 में I0 को निस्तनभूत कर दिया, पाई का स्क्वायर ऊपर चला गया और 4 हमें पता है नीचे आ गया, सो वी आर लेफ्ट विद पाई स्क्वायर बाय 4 -1 रूट। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 1.21। देखिए मोर देन 100%। AC इतनी ज़्यादा है कि DC तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो IAC अपॉन IDC इज इक्वल टू 1.21। सो IAC इज इक्वल टू 1.21 IDC। AC कंपोनेंट DC कंपोनेंट से अभी भी कहीं ज़्यादा है उसके अंदर। सो इन आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर IAC is greater than IDC. Therefore, RMS ripple voltage exceeds the output DC voltage, and this shows that a half wave rectifier is a poor circuit for converting AC into DC. तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कहानी हो गई रिपल फैक्टर की। अब बस हम सिर्फ छोटे छोटे दो और फैक्टर्स की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट पीक इनवर्स वोल्टेज एंड वी विल टॉक अबाउट वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये थोड़ी नई चीज़ें हैं, ध्यान से समझिए।
इससे पहले आपने कभी पीक इनवर्स वोल्टेज को नहीं पढ़ा होगा। वोल्टेज रेगुलेशन की बात थोड़ी सी हमने जीना डायोड के अंदर करी है, लेकिन मैथमेटिकली वी डिडंट डिस्कस इट। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज की। सो जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पीक इनवर्स वोल्टेज। किस केस में? हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। 4 पैरामीटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, 5वां है। तो नेम से ही क्लियर है, पीक मतलब मैक्सिमम, इनवर्स मतलब रिवर्स, और वोल्टेज। सो पीक इनवर्स वोल्टेज is defined as the maximum voltage appearing across the rectifier diode when diode is not conducting। कि जब डायोड काम नहीं कर रहा है उस टाइम पर वो कितनी वोल्टेज को बर्दाश्त कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। नाउ व्हाई डज इट मैटर, इसकी ज़रूरत क्यों है? सो बेसिकली डायोड एक्सपीरियंसेस मैं कहूँ कि नेगेटिव वोल्टेज ड्यूरिंग इट्स रिवर्स बायसिंग and across its terminals, and if this value exceeds its breakdown voltage then it may get destroyed। So इसलिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करना कि मान लीजिए हमें पता है ये हमारा डायोड है, हमने सर्किट में तो इसको लगा ही रखा है ना, यहाँ पर ये हमें पता है ट्रांसफार्मर है, ये हमारा सर्किट है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया इसने हमें काम करके दे दिया, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया वोल्टेज तो इसके अक्रॉस अप्लाई हो रही है, ये हमें करंट दे नहीं रहा, तो यानी कि उस वोल्टेज को बर्दाश्त कर रहा है, उसको बियर कर रहा है वही। और अगर वो वोल्टेज इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गई तो ये डैमेज हो जाएगा। हमें पता है कि डायोड अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा की वोल्टेज पर ऑपरेट करेगा सो इट विल गेट डैमेज। तो इस वजह से इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी हो जाता है, और हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी जो यहाँ से वोल्टेज जा रही है वो इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज को एक्सीड ना करे। सो हमें इसी वजह से पीक इनवर्स वोल्टेज को स्टडी करना ज़रूरी है। सो इन हाफ वेव रेक्टिफायर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द डायोड व्हेन इट इज़ इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट इज इक्वल टू द मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज ई नॉट कमिंग अक्रॉस द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। सो इन दिस केस हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो ई नॉट रहेगी, जो पीछे से ट्रांसफॉर्मर से आ रही है वो सारी की सारी इसके अक्रॉस अपीयर हो रही है। So peak inverse voltage rating must be chosen higher than the expected reverse voltage of the diode। कि डायोड की रिवर्स वोल्टेज है भैया, उससे अगर बाहर चली गई तो मेरा डायोड डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो ERMS है वो 220 वोल्ट है, सपोज ERMS इज 220 वोल्ट, तो मुझे पता है जो पीक वैल्यू रहेगी इसकी E नॉट दैट विल बी 311 वोल्ट। वही √2 वाला फॉर्मूला लगाकर आप कहेंगे। और हाफ वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो यही ई नॉट ही है। सो PIV मुझे पता है 311 वोल्ट है, इससे नीचे नीचे हमें काम करना होगा। या मैं कहूँ कि मुझे डायोड ऐसा चूज़ करना होगा उस सर्किट के लिए जिसकी रेटिंग एटलीस्ट ग्रेटर देन 400 वोल्ट हो। मतलब मुझे ऐसा डायोड चूज़ करना होगा अपने सर्किट में काम करने के लिए जो 400 वोल्ट के बाद ब्रेकडाउन रीजन में एंटर करे, उससे नीचे वो ब्रेकडाउन रीजन में एंटर ना करे ताकि वो डैमेज ना हो। तो ये सारा आपको समझाने के लिए था, आपको एग्जाम में जस्ट बताना होता है। पीक इनवर्स वोल्टेज इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द रेक्टिफायर डायोड व्हेन डायोड इज नॉट कंडक्टिंग। So in half wave rectifier maximum voltage across the diode in non-conducting state is equal to the maximum transformer voltage appearing across its secondary, that is none other than E naught। तो इतना ही आपको एग्जाम में लिखना होता है, बाकी सारा आपको समझाने के लिए था कि इसका क्या मतलब है और इसको हम क्यों लेते हैं। तो ये हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज। नाउ आई टॉक अबाउट वोल्टेज रेगुलेशन। Last but not least characteristic or output parameter of half wave rectifier, and that is voltage regulation। Voltage regulation। अब वोल्टेज रेगुलेशन होती क्या है? हमें वोल्टेज को रेगुलेट करना है, पीछे से चेंजेस आ रहे हैं, आउटपुट में चेंज नहीं आना चाहिए। अगर मैथमेटिकली वो चेंज आ गया उसी को मैं इससे रिप्रेजेंट कर दूंगी। सो चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। जब लोड नहीं लगाया उस टाइम पे वोल्टेज कितनी थी, जब लोड लगा दिया तब भी तो वोल्टेज में चेंज नहीं ना आना चाहिए। वही मेरे सर्किट की प्योरिटी है, उसकी मैं कहूँ कि सैंक्टिटी है कि वो उसके अंदर चेंजेस ना लेके आए। So how much output DC voltage drops when load is connected compared to when it was not connected?
दैट इज़ बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि बेसिकली तो लोड लगाने से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, बट रियलिटी में हमें पता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंसेज होते हैं सर्किट के अंदर, उसकी वजह से अगर हमने लोड लगा दिया है तो डेफिनेटली कुछ वोल्टेज तो वो कंज्यूम कर जाएगा, खा जाएगा, उसकी वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। सो जो ये रेगुलेशन है इट इज़ बेसिकली कि उस फुल लोड के कंपैरिजन में नो लोड और फुल लोड को जब हम कंपेयर करते हैं तो कितना चेंज आ गया, उसी को हम बोल देते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। सो अगर मैं बात करूं कि IDC हमें पता है IDC इट इज़ इक्वल टू आई नॉट बाई पाई, इसके इक्वल रहता है, इट इज़ ई नॉट अपॉन पाई RF प्लस RL, ये इसके इक्वल हो जाता है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ ऑफ द साइड्स तो IDC एंड पाई RF प्लस RL इट इज़ इक्वल टू ई नॉट, पीक वैल्यू हो गई, आप चाहें तो ये पाई को इधर ही रखिए, इट इज़ ई नॉट बाई पाई, इसके इक्वल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए IDC RF IDC RL ई नॉट बाई पाई, ये यहाँ पर रहा। तो अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए। तो अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इन दोनों में से किसी भी की एक की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मैं IDC RL को एक साइड रखूँगी, IDC RL क्योंकि मुझे आउटपुट लोड के अक्रॉस लेनी है, ई नॉट बाई पाई माइनस IDC RL, ये हो गया। अब दिस इज़ नथिंग बट EDC, याद कीजिए EDC अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दिस इज़ EDC। तो EDC यहाँ से किसके इक्वल आ गया, ई नॉट बाई पाई माइनस IDC RF। तो डायोड के इनपुट जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसका भी इसमें रोल है। नाउ इफ व्हेन IDC इज इक्वल टू 0, अगर आप यहाँ पर IDC को 0 कर देते हैं सो EDC हैज़ मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ इक्वल टू ई नॉट बाई पाई। अगर IDC 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू सिर्फ ई नॉट बाई पाई रह जाएगी। एज IDC इंक्रीजेज, अगर इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो EDC डिक्रीज होती चली जाएगी लीनियरली डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ RF, कि किस तरीके से ये RF चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएंगे। इफ़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल स्मॉल तो ये इस टर्म को भी मैं छोड़ दूंगी, फिर मेरे पास EDC क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई पाई इक्वल कॉन्स्टेंट हो जाएगी वोल्टेज। सो दिस आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ IDC एंड परसेंटेज रेगुलेशन इज 0, और हमें परसेंटेज रेगुलेशन 0 ही चाहिए। सो परसेंटेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E नो लोड माइनस E फुल लोड डिवाइडेड बाय E मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये रहता है ये, तो परसेंटेज रेगुलेशन 0 हो जाएगी अगर IDC 0 हो गया। अब ये मैटर क्यों करती है वोल्टेज रेगुलेशन, भैया जब हम लोड लगाएंगे वो कुछ वोल्टेज को कंज्यूम कर जाता है, तो वो हमें कंट्रीब्यूशन दिमाग में रखनी होगी कि पीछे से हम उतनी एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो वो कुछ कंज्यूम कर जाएगा तो कम हो जाएगी। सो वो लो वोल्टेज रेगुलेशन 0% वोल्टेज रेगुलेशन इज गुड, इट मीन्स दैट आउटपुट वोल्टेज स्टेज स्टेडी और सेम व्हेन आउटपुट इज ड्रॉन अक्रॉस लोड। जब हमने लोड को लगा दिया फिर भी आउटपुट के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब आते क्यों है, रीज़न क्या है वोल्टेज रेगुलेशन का, मैंने ऑलरेडी बोला कि लोड रेजिस्टेंस जो हम लगा रहे हैं, डायोड का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं उनका एक रेजिस्टेंस है, रिपल्स आ रहे हैं। सो इन सब की वजह से जो लोड है वो कुछ वोल्टेज के अंदर जो ड्रॉप है वो आ जाता है। अब इसको कंपनसेट किस तरीके से करेंगे हम लोग सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा सकते हैं, इंडक्टर्स लगा सकते हैं जो कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी का स्टोरेज टेम्परेरी कर लेते हैं सर्किट के अंदर, या हम लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले डिवाइसेस वाले सर्किट्स प्रेफर करेंगे, या हम फीडबैक सर्किट्स लेंगे। और ये सारी कहानी क्या है, ये एडिशंस कैसे करेंगे, ये सब हम अगली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते चले जाएंगे। सो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर इतना ही, और आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। बहुत थॉरोली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट मैंने अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करी है। इसके बाद हम फुल वेव रेक्टिफायर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।